जब यही दो मजलूम लोग रुककर हिम्मत के साथ इस 30-40 भगोड़े आरएसएस वालों का सामना करते हैं, ये लोग भाग जाते हैं। इतनी बुज़दिल कौम ये आरएसएस है। ये आरएसएस की बुज़दिली को हमें एक्सपोज करना है। आरएसएस और हिंदू धर्म का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। और आज मैं इस स्टेज से आप सब लोगों को कह रहा हूं, ये जो राम मंदिर के कलेक्शन के लिए आ रहे हैं आपके घरों में, आपके सामने एक ही बात बताता हूं, जिस तरीके से एनआरसी को बॉयकॉट किया था, अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए इन्हें, एक पैसा भी मत दीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 13 साल मुकम्मल होने के बाद मुल्क भर में फाउंडेशन डे मनाया गया। हाल ही में कर्नाटक में जो फाउंडेशन डे मनाया गया था उसमें अनीस साहब की और दीगर लीडरान की जिस तरह से स्पीच हुए थे, उसके बाद हुकूमत ने इन पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीस अहमद साहब, जो पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। सब बताएं, जिस तरह से स्पीचेस हुए हैं, बताया जा रहा है कि आपने आरएसएस से जंग लड़ने की बात की है, क्या है? देखिए, इसमें जो मैंने स्पीच में जो बोला था पॉइंट, तो उसका बेसिक एक समरी ऐसा था कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि ये दो कम्युनिटीज़ हज़ारों सालों से साथ में मोहब्बत के साथ रही हैं। इंडिया को जो कमज़ोर कर रहा है, इंडिया में जो प्रॉब्लम है, वो आरएसएस के फैसिज़म का प्रॉब्लम है, हिंदुत्व फैसिज़म का प्रॉब्लम है। फैसिज़म जो नाज़ी का जो फैसिज़म हिटलर जर्मनी में था, या मसोलिनी का जो फैसिज़म इटली में था, उसी तरीके का एक फैसिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया में हो रहा है आरएसएस के ज़रिए। और मैंने इस फैसिस्ट आइडियोलॉजी को क्या किया, एक्सपोज किया। और आज इंडिया के अंदर ये बीजेपी ऐसा एक नैरेटिव बना रहा है कि आप आरएसएस के खिलाफ बात करोगे तो भी देशद्रोह हो जाते हैं। आरएसएस है कौन? एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बात करने में देशद्रोह कैसा हो जाता है? तो मैंने यहाँ पर आरएसएस को एक्सपोज किया, और शायद इस वजह से ये लोग नाराज हो गए कि आज तक ये लोग छुपे हुए थे, जब मैंने इनको एक्सपोज किया, इसलिए इतना एक हल्ला मचाया गया। सर, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस पर क्या कार्रवाई होगी आगे? आपकी तरफ से क्या कहना है? देखिए, मैंने भी मीडिया के थ्रू सुना है कि ऐसा एक एफआईआर हुए हैं। अगर हुआ है एफआईआर तो लीगली हमको डील करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लीगली और डेमोक्रेटिक मीन्स में हम करेंगे। लेकिन देखिए, ये गवर्नमेंट जो इस तरीके के एक एक्शंस लेती है, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट पर ही नहीं, आज कौन सेफ है? देखिए, इंडिया के अंदर हर कोई जो आरएसएस के अगेंस्ट बात करता है वो तो अनसेफ ही है। एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट को भी टारगेट किया जा रहा है। आप देखेंगे, जर्नलिस्ट जो फार्मर्स केस को कवर कर रहे थे, उनके ऊपर भी केस पड़ रहे हैं। यूपी के अंदर आप देखिए, जो जर्नलिस्ट हाथरस केस को कवर करने के लिए जा रहे थे, सिद्दीक कप्पन, उन पर भी केस डाला जा रहा है। एक बुजुर्ग आदमी, एक फादर जो ट्राइबल्स के लिए काम कर रहा था, उस पर भी केस डाल रहे हैं। तो सेफ कौन है? कि गवर्नमेंट के पास जो है मैकेनिज्म है, मशीनरीज को इस्तेमाल कर रही हैं, एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस पर प्रेशर डाला जा रहा है। और इतना प्रेशर जब पुलिस पे हो रहा है, तो पुलिस के सामने ऑप्शन क्या है? तो देखिए, इंडिया के आवाम के बारे सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप डर जाइए इनके केसेस, इनके पुलिस और इनके ईडी से, या फिर आप इनकी मुखालिफत कीजिए। यही दो ऑप्शन है। सर, ये बताएं कि जिस तरह से मुसलमान आरएसएस को दुश्मन समझते हैं और मुस्लिम मुखालिफ समझते हैं, इसी तरह से हिंदू जो हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक हिंदू मुखालिफ तंजीम समझते हैं। तो आप हमेशा जब बात करते हैं तो मुसलमानों के हक की बात करते हैं, लेकिन कभी आप हिंदुओं के ताल्लुक से कभी बात नहीं करते उनके हक के लिए। देखिए, इसमें मैं हमारे जो भी हिंदू या अलग धर्म के जो भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट को आप स्टडी कीजिए। पॉपुलर फ्रंट ने कभी भी, आज तक कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ हमने आज तक बात नहीं किया। किसी भी धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, किसी धर्म के खिलाफ हम लोग बात नहीं करते। हम लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं। और ये समझना है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी और हिंदू धर्म में कोई लेना देना नहीं। हिंदू धर्म तो पुराना धर्म है, लेकिन हिंदुत्व आइडियोलॉजी सर्वर करने लाया एक आइडियोलॉजी है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हिंदू धर्म को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों को टारगेट एक्सपोज करना चाहते हैं, वो लोग वापस एक फिजा बनाते हैं कि देखो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट ये है कि आप देखिए, पॉपुलर फ्रंट का जो स्पीचेस होते हैं, हमारे स्टैंड होते हैं, कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं होते। सेकंड, आरएसएस को और हमें कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस ने खुलेआम दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन बनाया। एमएस गोलवालकर ने अपनी आरएसएस के जो सेकंड सरसंघचालक हैं, उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि इंडिया के अंदर दुश्मन कौन है? एक मुसलमान, सेकंड क्रिश्चियंस, थर्ड कम्युनिस्ट। क्या पॉपुलर फ्रंट ने किसी को दुश्मन बनाया? हमने तो किसी को, धर्म के लोगों को दुश्मन नहीं बनाया। और अगर आप इनके पूरे राइटिंग्स पढ़ेंगे, मैं कोई सीक्रेट राइटिंग की बात नहीं, आप इनके वेबसाइट्स में जाओ, आप ऑर्गेनाइजर मैगजीन देखो, आरएसएस के लोगों का स्पीच देखो, ओपनली एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी दूसरे रिलीजन है। तो आरएसएस और पॉपुलर फ्रंट को कंपेयर नहीं कर सकते। वो लोग एंटी रिलीजन है, एंटी धर्म है, एंटी ह्यूमन है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंटी फैसिज्म है।
सर, आप हाल ही में आपका एक बयान भी आया था कि आप राम मंदिर की तामीर जो हो रही है उसको चंदा देने को मना किया था आपने। आप चूंकि जजमेंट आ चुका है, अब क्यों राम मंदिर का इशू उठाया जा रहा है? देखिए, राम मंदिर जो है बेसिकली जो अयोध्या में जो राम मंदिर आरएसएस बनाने की बात कर रहा है, ये हिंदुओं का राम मंदिर नहीं है। आरएसएस ने इस मुद्दे को इस्तेमाल किया इंडिया को डिवाइड करने के लिए धर्म के नाम पर। रथ यात्रा में जो शुरू हुआ और पूरे इंडिया के अंदर पोलराइजेशन का, अगर कितने के दंगे हुए, कितने के लोग मर गए, उससे फ़ायदा किसे मिला? उससे फ़ायदा बीजेपी को मिला। 2 एमपीज़ थे, 2 एमपी से आज हम देख रहे हैं 300 एमपी तक वो लोग पहुंच गए हैं। उसी तरीके से आरएसएस के पास जो है एक सिंबल नहीं था। हिंदू धर्म के पास बहुत सारे सिंबल थे, तिरुपति था, वैष्णो देवी था, बहुत बनारसी, बहुत बड़े सिंबल्स हिंदू धर्म के पास है, लेकिन आरएसएस के पास सिंबल नहीं है। आरएसएस इसलिए एक नया अपना एक सिंबल बनाना चाहता है, हिंदुत्व का सिंबल बनाना चाह रहा है। इसलिए आप देखो, जब भूमि पूजन हो रहा था, उस भूमि पूजन में कौन थे? हिंदू धर्म कौन से गुरु थे? कौन से शंकराचार्य वहाँ पर थे? वहाँ पर थे एक गवर्नर थी जो बीजेपी की, एक सीएम थी, योगी था जो करंट सीएम है यूपी का, नरेंद्र मोदी है जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, और सरसंघ चालक मोहन भागवत थे। अब इनको किसने हिंदुओं का लीडर बनाया? ये क्यों वहाँ पर थे? वहाँ तो हिंदू धर्म गुरुओं को होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? हिंदू धर्म का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, आरएसएस का मंदिर बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जिस तरीके से एक ज़माने में लोग जर्मनी में हिटलर को सपोर्ट करते थे, लेकिन 10 साल के बाद उन्हें पता चला कि हिटलर एंटी ह्यूमन था, तो पूरी की पूरी जर्मनी उनकी मुखालिफत कर रही है। इंडिया में भी यही होने वाला है। इंडिया में आज से चंद सालों के बाद इंडिया की मेजॉरिटी कम्युनिटी को पता चलने वाला है कि आरएसएस कितना खतरनाक था, और उन्हें जिस तरीके से आज जर्मनी के लोग हिटलर से नफरत करते हैं, इंडिया के भी अक्सर हिंदूज और अलग सब लोग ये आरएसएस से भी नफरत करेंगे। तो उस वक्त मायूसी नहीं होना चाहिए कि हाँ, इनके इतने बड़े एक एजेंडा में हमने इनका मदद किया, तो मुसलमानों को भी मायूसी नहीं होना है कि हमने इनके एक एजेंडा में डोनेशन दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदुओं का मंदिर नहीं है, ये राम का मंदिर नहीं है, आरएसएस का और हिंदुत्व का मंदिर है, इसलिए इसके लिए डोनेशन नहीं देना चाहिए। आपका कहना है कि अब न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुओं को होशियार रहने की जरूरत है आरएसएस से? देखिए, आज पूरे दुनिया में इंडिया और हिंदुओं का नाम कौन खराब कर रहा है? पॉपुलर फ्रंट कर रहा है क्या? मुसलमान कर रहे हैं क्या? पिछले 6 सालों में अगर आप देखेंगे, पूरे दुनिया में जो इंडिया के बारे में क्रिटिसिज्म आया, मुझे नहीं लगता पिछले 60 सालों में उतना क्रिटिसिज्म आया। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स में आता है, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में आता है, यूरोप में अलग अलग लोग आज इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का नाम खराब हो रहा है, हिंदू धर्म का नाम खराब कर रहा है, कौन कर रहे हैं? यही तो आरएसएस के लोग ही तो कर रहे हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? मुसलमानों को नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में नाम खराब किसका हो रहा है? हिंदू धर्म का हो रहा है। तो मेरा अपील हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो असल हिंदू धर्म के लीडर्स हैं और जिनके हाथ से आरएसएस हिंदू धर्म को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, मेरा उनसे अपील है कि उन्हें आप चाहिए हिंदू धर्म की हिफाजत करें, हिंदू धर्म की प्रोटेक्शन करें, और आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू धर्म को हाईजैक करने का, उससे हिंदू धर्म को बचाए। सर, ये बताएं कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफ़ी बदलता जा रहा है। अब मुस्लिम छोटे पार्टियां भी मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस तरह से मुसलमानों के वोट को डिवाइड करने की एक साजिश है। आप देख रहे हैं कि छोटे इलेक्शनों में काफ़ी छोटी पार्टियां जो है वो मजबूत होती जा रही हैं, और जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं वो वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ मुसलमान उस पार्टियों से हट रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, पॉपुलर फ्रंट का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है कि मुसलमानों के पास एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडिया में ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मुसलमानों ने 60 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग सेक्युलर पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़, कास्ट पार्टीज़ के पीछे चले गए और किया, लेकिन हो क्या रहा है? रिप्रेजेंटेशन कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अभी एक जो मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज बन रहे हैं, अलग अलग हैदराबाद की हो, आसाम की हो, एसडीपीआई जैसी पार्टीज़ हो, अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, ये सारे पार्टीज़ एक नया एक्सपेरिमेंट है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, जो आज तक दबा हुआ था, उस एस्पिरेशन की निशानी आपको नज़र आ रही है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव है, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी आज तक ये सोचती थी कि पॉलिटिक्स में हमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमें दूसरों के पीछे ही जाना है, आज वो लोगों के सामने अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग मुस्लिम पार्टीज़ हैं। अब आप मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है वो सोचें उनके लिए सबसे बेटर क्या है। एक सिंगल लीडरशिप रखने वाली पार्टी बेटर है, या एक कैडर बेस्ड पार्टी उनके लिए बेटर है, या फिर किसी एक क्या कहते हैं एक फैमिली को बिलोंग करने वाली पार्टी बेटर है, मुस्लिम कम्युनिटी डिसाइड करेगी। लेकिन जो ट्रेंड है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन के लिए मुस्लिम कम्युनिटी जा रही है, वो पॉजिटिव ट्रेंड है। और मेरे राय में वो डिवाइड होंगे, प्रॉब्लम नहीं है। इतना साल डिवाइड होते ही आए हैं, कभी कांग्रेस जेडीएस में डिवाइड हुए हैं, आज मुस्लिम पार्टीज में डिवाइड हो जाएंगे। और ये भी जो आ रहा है कि नहीं मुसलमान पार्टी बनाने से हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा, तो वो तो ऑलरेडी हो गया,
ऑलरेडी हो गया, 2014 में हो गया, 2019 में हो गया, यूपी में हो गया, गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह हो गया है। इससे बीजेपी को भी तो बहुत अच्छा फायदा पहुंच रहा है। देखिए अब तक तो मुस्लिम पार्टीज नहीं थे, फिर भी बीजेपी को फायदा हो ही गया है। तो देखिए ये मुस्लिम्स का अगर आप देखेंगे, लोग हमेशा कहते हैं कि यूपी का इलेक्शन लेते हैं कि वोट बढ़ गए। इस बार आप देखिए बीएसपी और एसपी साथ में थे, फिर भी बीजेपी क्यों आया? मुसलमानों का वोट तो डिवाइड नहीं हुआ ना, पूरा मुसलमानों का वोट तो एक तरफ गया, और उनके साथ आरएलडी भी था। ये तीन पार्टी मिलकर भी बीजेपी, इसका मतलब क्या था? मुसलमानों का वोट हमेशा जो है इसी तरीके से था, लेकिन जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू वोट्स हैं, वो कंसोलिडेट हो गए हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों को आप ये मत बोलिए कि अपना पार्टी मत बनाइए। यहाँ पर ज़रूरत सेक्युलर पार्टीज़ की क्या है? जो हिंदू वोट्स के अंदर जो है कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आप हिंदू का मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आप जाकर इंडिया के लिए सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है वो बताइए। ये सेक्युलरिज्म का लेक्चर आकर आप मुसलमानों को दे रहे हैं जिनको ऑलरेडी पता है, फ़ायदा क्या है भाई? आप सेक्युलरिज्म का लेक्चर जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को दो और उनको बताइए कि हिंदुत्व कितना डेंजर है, सेक्युलरिज्म कितना अच्छा है। जिम्मेदारी आपकी भी तो है। देखिए हमारी भी है, लेकिन हमारे से बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी और रीच किसके पास है? एक ऐसी सेक्युलर पार्टीज़ जो 60-70 सालों से काम कर रही हैं, उनके पास रीच ज़्यादा है। मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम पार्टीज़ का अगर आप देखें, हम कोशिश करेंगे, पॉपुलर फ्रंट की तरफ से हम पॉलिटिकल पार्टी ने हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनको एक रीच है, उनको अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर रीच है। प्रॉब्लम यह है उन्होंने इस रीच का फ़ायदा नहीं उठाया। जिस तरीके से हिंदुत्व राइज में आ रहा था, उन्होंने सेक्युलरिज्म को लेकर उसको काउंटर नहीं किया, बल्कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के पीछे चले गए हैं। तो आज देखिए मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, एक तरफ से बीजेपी हिंदुत्व को लेकर आ रहा है, दूसरी तरफ से कांग्रेस बता रहा है हम भी हिंदुत्व वाले हैं। जब लोगों के सामने ओरिजिनल हिंदुत्व है, वो डुप्लीकेट हिंदुत्व के पीछे क्यों जाएगा? तो कांग्रेस और दूसरे पार्टीज को चाहिए कि सेक्युलरिज्म को प्रमोट करें, एक नया अल्टरनेट दें। सर ये बताएं कि 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, जो 13 साल पहले जिस तरह से काम करती थी, क्या अब भी उसी अंदाज में काम हो रहा है? और आगे आने वाले दिनों में क्या एजेंडा है? देखिए पॉपुलर फ्रंट का पॉलिसीज़ में तो कुछ चेंजेस नहीं होते। जो पहले दिन से हमारा पॉलिसी था एम्पावरमेंट का और कन्फ्रंटिंग फैसिज्म का, कन्फ्रंटिंग इंपीरियलिज्म का, ये पॉलिसीज़ तो सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। हाँ हमारे स्ट्रैटेजीज़ बदलते रहते हैं क्योंकि तंजीम का रीच बदलते जाता है, नए नए सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो आते हैं, और पॉपुलर फ्रंट को हम एक रेलिवेंट संगठन कहते हैं। रेलिवेंट संगठन का मतलब ये है आज इंडिया के अंदर जो एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास सोल्यूशन चाहिए। तो पॉपुलर फ्रंट की स्ट्रैटेजीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए। आज पॉपुलर फ्रंट वेरी इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब हर कोई पॉपुलर फ्रंट के साथ मिलकर काम कर सकता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, किसी कम्युनिटी का हो, चाहे पॉपुलर फ्रंट के साथ मेंबर भी नहीं है, ऐसे लोग भी पॉपुलर फ्रंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो बहुत इंक्लूसिव बन गया है पॉपुलर फ्रंट, और आवाम में हमारा रीच बहुत ज़्यादा हो गया है। आज 10-15 साल अगर आप देखेंगे, पॉपुलर फ्रंट का रीच सिर्फ हमारे कैडर्स तक था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्रामों में हमारे कैडर्स अगर 10 रहेंगे तो कम से कम 100, 150, 200 हमारे सपोर्टर्स और वेल विशर्स रहेंगे। तो रीच बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए पॉपुलर फ्रंट का स्ट्रैटेजीज भी जो चेंज होते रहते हैं। तो पॉलिसी तो हमारा चेंज नहीं होगा, वही स्ट्रॉन्ग अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड्स हमारे रहेंगे। आजकल आपकी जो सुर्खियों में रहती है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, हमेशा जो है ऐसी खबर रहती है, चाहे वो अभी केस का मामला लीजिए, इससे पहले भी जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल जो मामला है वो हमेशा पीएफआई के साथ जुड़ा है। उसका भी फायदा हो रहा है आपको? देखिए हमारे पास कभी भी, मैं मजाक में हमेशा कहते रहता हूँ कि हमारे पास कभी भी इतना पैसा नहीं था पॉपुलर फ्रंट का पब्लिसिटी करने के लिए, लेकिन ये जो गोदी मीडिया हो या जो आरएसएस की जो एजेंडाज हैं, इसकी वजह से हमें इतना पब्लिसिटी मिला है। और आज लोगों के सामने ऐसी एक माहौल हो गया है कि पॉपुलर फ्रंट के बारे में कुछ भी बोलते हैं लोग जान लेते हैं ये झूठ है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे 2 मेंबरों को यूपी में अरेस्ट किया गया। ये दोनों लोगों को 11 तारीख को किडनैप किया एसटीएफ ने, और 16 तारीख को प्रेजेंट किया, ये बता करके इनके पास एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स सब मिले। लेकिन ये स्टोरी किसी ने खरीदा ही नहीं, लोगों को पता चला ये फिल्मी स्टोरी है। यहाँ तक कि इंडिया टीवी, एक रजत शर्मा का जो एक टीवी है, जब ये मेरा स्पीच का वो जो एक एंकरिंग कर रहा था और स्पीच के बारे में एक रिपोर्ट दे रहा था, तो रजत शर्मा खुद कह रहा था कि जब पॉपुलर फ्रंट के 2 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, लोगों को शक आया कि यूपी पुलिस ने शायद धोखा किया। इसका मतलब उन्हें खुद पता है, उनका न्यूज़ कोई सुन नहीं रहा है। और आप देखिए ये जो अलग अलग हमारे खिलाफ जो न्यूज़ आ रहे हैं, इससे 2 चीज़ हो रहा है। एक क्या, इन्हें पता चल रहा है कि हमारा स्पीड बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलर फ्रंट बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तो हमें ये रोड ब्लॉक्स डालने के लिए, हमें रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये हो रहा है कि पॉपुलर फ्रंट जिस तरीके से ये एलिगेशंस को काउंटर करते जा रहा है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है। आज तो ऐसा एक माहौल है, आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ डालें तो लोग जानते हैं कि ये झूठ है
और लोग हमारे साथ रुकते हैं। इसलिए आप देखिए दिल्ली में ऑफिस में रेड हुआ, पूरी की पूरी शाहीन बाग के लोग बाहर आके जमा हो गए। तो ये एक चेंज है, कुछ भी हमारे खिलाफ नेगेटिव है फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आवाम हमारे साथ है। सर, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के एक पॉपुलर लीडर साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने एक हाल ही में बयान दिया है कि एसडीपीआई पार्टी या पीएफआई जो है ये बीजेपी की बी टीम है। तो हमेशा जो है ये कहा जाता था कि सिद्धरामैया का नर्म रुख है आपकी पार्टी या फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लेके, अचानक ये बयान आया, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी का पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिशियन हो, वो उसका स्टैंड हमेशा सिर्फ उसके पॉलिटिकल कंपल्शन में रहेगा। उनको पॉलिटिकल बेनिफिट किस चीज़ से मिलेगा। चाहे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि पॉपुलर फ्रंट जो एक कॉन्फिडेंस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दे रही है, और जिस मुस्लिम कम्युनिटी को आज तक चंद सेकुलर पार्टीज़ ने अपने ख़ानदानी प्रॉपर्टी समझ लिया है, आज वो कम्युनिटी सामने रुक कर सवाल कर रहे हैं इनसे, तो हम हमारे से थ्रेटन फील होते होंगे। तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी कोई पॉलिटिशियंस हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देता है, हमें तो सिर्फ इतना ही आता है कि हाँ, उनको पॉलिटिकल बेनिफिट इससे क्या मिलेगा। पॉपुलर फ्रंट रुक जाए, पॉपुलर फ्रंट का ग्रोथ कम हो जाए, इससे शायद थोड़े लोगों को बेनिफिट होने वाला है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स वो लोग दे रहे हैं। देखिए, स्टेटमेंट देना और उस स्टेटमेंट पर प्रूफ आना ये बहुत दूर की बात है। आज इंडिया का हालत है, कोई भी किस पर एलिगेशन लगा सकता है। मैं भी कांग्रेस पर लगा सकता हूँ, कांग्रेस मुझ पर लगा सकती है। एलिगेशंस पर आप मत जाइए। एलिगेशंस कोई भी घर में बैठ के इसी रूम में डाल सकता है। फैक्ट पर जाना है। तो हम लोग ऐसे चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। सर, ये बताएं कि मुसलमानों के सामने इस वक्त जो है दो बड़ी पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट बैंक चाहती है। एक आपकी पार्टी है एसडीपीआई और दूसरी एमआईएम है। एमआईएम भी काफ़ी तेज़ी से उभर रही है। अब मुसलमानों को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे और मुसलमानों को कैसे चॉइस करना चाहिए? देखिए, इसमें एसडीपीआई हमारी पार्टी नहीं हो, इसकी एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप है, तो मैं उनके सिलसिले में मैं कमेंट नहीं कर सकता। उनके लीडर्स करना है। लेकिन मैं जनरल एज अ मुस्लिम वोटर मैं कमेंट कर सकता हूँ। एज अ मुस्लिम वोटर अगर मैं देखूँगा तो मुझे प्रिफ़र क्या करना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल बेस पार्टी को मुझे प्रिफ़र करना पड़ेगा, या फिर मुझे एक कैडर बेस एक ऐसी पार्टी को प्रिफ़र करना पड़ेगा जिसके अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर कोई एक आदमी फैसले नहीं ले सकता, जिसके अंदर एक शूरा से होता है। तो वो ऑप्शंस है। तो मुस्लिम कम्युनिटी डिसाइड करना पड़ेगा। उसका प्रेफरेंस अलग हो सकता है। चंद जगह मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा लगेगा नहीं, हमें एक स्ट्रॉन्ग एक सिंगल लीडर चाहिए, उसके पीछे हम जाए। थोड़े मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे जिनको लगता है नहीं, एक इंडिविजुअल कभी भी बदल सकता है, इसलिए एक ऐसे पार्टी के साथ जाना चाहिए जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसके अंदर लगाम एक हाथ आदमी के हाथ में नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में है या फिर कैडर्स के हाथ में है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, हमें इन्हें पॉजिटिवली लेना है। मैं इसलिए कोई भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज जो आज इंडिया के अंदर हो रही है, मुझे उसमें नेगेटिव नज़र नहीं आता, मुझमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के सामने ऑप्शन है। आप कम्युनिटी डिसाइड करना है, आप और मैं एज अ वोटर डिसाइड करना है कि हम हमारी प्रेफरेंस क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनीस अहमद साहब। इन्होंने काफ़ी सवालात का बेबाकी से जवाब दिया। इन्होंने काफ़ी तफसीलात दिए, अपनी तहरीक के ताल्लुक से इन्होंने बताया, और मौजूदा हालात में जो मामला चल रहे हैं उस पर भी उन्होंने सफाई दी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।